हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं 100 क्वेश्चन, वो भी हिंदी के सब टॉपिक का यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपका कितना सही होता है। अगर इन 100 क्वेश्चन में आप 60 प्लस हैं तो समझिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क ख ग फ में से कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है। चलिए इसमें हमें ये बताना है कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें से क ख ग फ में से कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, क होगा, ख होगा, ग होगा या फ होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या होगा। तो इसमें से जो शब्द उर्दू से लिया हो गया है वह होगा ख होगा। कौन सा होगा, ख। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, फ मारेंगे, लेकिन फ उर्दू से नहीं लिया गया है। ठीक है, उर्दू से लिया गया ख। ख क्या लिया गया है, उर्दू से लिया गया है। फ के नीचे जब यहाँ पे बिंदी लग जाए, यहाँ पे फ के नीचे जब बिंदी लग जाए तो ये नुक्ता वर्ण हो जाते हैं। ये अरबी फारसी से लिए गए। फ के नीचे जब बिंदी लग जाए तो ये क्या होता है, ये अरबी से या फारसी से लिए गए हैं, उर्दू से लिया गया है। लेकिन केवल फ उर्दू से नहीं लिया गया है, इसलिए इसका आंसर केवल डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या होगा आंसर। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के कितने भाग हैं। बिहार एसआई 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो बिहार एसआई में पूछा गया। चलिए देखते हैं इसका आता है। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं, कितने भाग हैं, 7 हैं, 9 हैं, 5 हैं कि 3 हैं। चलिए बताइए। उच्चारण के स्थान के आधार पर जो वर्ण के भाग होते हैं उच्चारण बोलने के स्थान पर, वह 5 होते हैं। कितने होते हैं, तो वो होते हैं 5। ठीक है, कितने होते हैं, 5 स्थान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या होगा। तो ये आपका बिहार एसआई में पूछा गया। चलिए अगला देखते हैं क्या है। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है, तो वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या है, लिपि है, शैली है, भाषा है कि वर्णमाला है। रेलवे 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे 2013 में पूछा गया। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है, देखो वर्ण है, वर्ण का लिखित रूप क्या होता है, लिपि, क्योंकि कोई भी वर्ण होता है उसको हम लिपि में लिखते हैं। क ख ग घ ये सारी की सारी क्या हैं, लिपियां हैं। अगर पूछा जाए कौन सी लिपि है तो देवनागरी लिपि, क्योंकि ये जो लिपियां हैं वो कैसी हैं, देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा आंसर देखते हैं क्या है। संयुक्त व्यंजन है। चलिए इसमें हमें संयुक्त व्यंजन बताना है। मतलब ऐसा व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। च वर्ग होगा, ट वर्ग होगा, स ख स ह होगा कि छत्रंग ज्ञ होगा। संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, और चारों कौन से हैं, ये हैं आपके चारों, छत रंग ज्ञ ये चारों आपके संयुक्त वर्ण हैं। ये है आपके ऊष्म या संघर्षी वर्ण। ये कौन से हैं, ऊष्म या संघर्षी वर्ण है, सी वाला। लेकिन चौथे का ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जो दो वर्णों के मेल से, जैसे छ है, छ दो वर्णों के मेल से बना है, क और स, खटकोर वाला। तो यहाँ पे क के नीचे हलंत है, ये दोनों को जब मिलाते हैं तब जाके छ बनता है। त्र बनाने के लिए त और प्लस र होता है, त्र बनता है। ठीक है, ज्ञ बना के ज के नीचे हलंत प्लस इया होता है। इस प्रकार से छत्रंग ज्ञ स्र ये 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्या होगा। अगला पूछा गया है इसमें पाँचवें में ये पूछा गया है कि दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं। चलिए बताइए, दंत वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, पाँचवें हमें ये बताना है कि दंत वर्ण कौन कौन से हैं। तो दंत वर्ण बताने के लिए हमें ये ध्यान, देखिए सॉरी दंत वर्ण नहीं है, द और ध वर्ण हैं। द और ध वर्ण हैं। द और ध कौन से वर्ण हैं, ये आपको बताना है कि ये आपके कंठ है, क्या ये कंठ से बोले जाते हैं, कि दंत हैं, कि मूर्धा है, कि ओष्ठ है। त और ध ये आपके दंत हैं, क्योंकि त थ द ध न ये 5 वर्ण बोलेंगे तो जीभ आपकी दांत पे लगेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को क्या कहते हैं। मतलब ऐसे स्वरों की सहायता से जो उच्चारित होते हैं वर्ण, उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, शब्द कहते हैं, अर्थ कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण
स्वर कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? चलिए इसमें हमें ये बताना है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है। त वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये त वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, देखिए क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, सॉरी क वर्ग, क वर्ग के बाद आपका आता है च वर्ग। ठीक है, क वर्ग के बाद क्या आ जाएगा? च वर्ग आ जाएगा। च वर्ग के बाद अच्छा अच्छा जाएंगे, फिर ट वर्ग आएगा। त ट वर्ग के बाद आ जाएगा आपका प वर्ग, फिर त वर्ग। ठीक है, फिर प वर्ग हो जाएगा, फिर आपका त वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक देखो क वर्ग, क ख ग घ ङ 5 होते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। तो निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला आंसर क्या है। ये शायद देखो यूपीएसआई 2016 में पूछे गए ये क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आप ना समझिए कि ये ऐसे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि घर्षण से उच्चरित व्यंजन है। मतलब इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा व्यंजन है जो घर्षण से, जिनको उच्चारित करने में घर्षण उत्पन्न होता है स्वर तंत्रियों में। देखिए स्पर्श व्यंजन है, उसमें है कि अंतस्थ है कि उक्त सभी है। ठीक है, तो चलिए बताइए 8 का आंसर ए होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो 8 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऊष्म होगा। ऊष्म या संघर्षी, इसको हम बोलते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी मतलब जिसको उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्रियों से क्या उत्पन्न हो? गर्मी उत्पन्न हो, कंपन उत्पन्न हो। तो उसमें ऊष्म या संघर्ष, जब कंपन उत्पन्न होगा, हमारे स्वर तंत्र में गर्मी उत्पन्न होगी, तो घर्षण होगा ही स्वर तंत्र में। इसलिए घर्षण से उच्चरित व्यंजन होते हैं ऊष्म या संघर्षी। ठीक है, जो होते हैं स ख श ह, स ख श ह, ये जो होते हैं ये चारों व्यंजन हमारे कैसे होते हैं? ऊष्म या संघर्षी। चलिए 9वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण बताइए। प वर्ग है, ट, प है, ट है, द है, फ है। आंसर बताइए। देखो यूपी बीएड एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है 9 का। तो 9 का हो जाएगा द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा द है यह हमारा घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? मतलब इनमें से हमें ऐसे शब्द बताने हैं जो विसर्ग से बने हैं। तो विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? निस्पृह, थोड़ा सा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये विसर्ग से बना हो, क्योंकि इसके बीच में देखिए 2 बिंदी लगी हो, ये 2 बिंदियाँ किसकी होती हैं? विसर्ग की होती है। ठीक है, ये 2 बिंदियाँ किसका चिन्ह होता है? विसर्ग का होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 11वां देखते हैं। फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली है? देखो अब देखिए, यहाँ तक हमारा वर्णमाला से था। अब आपका क्वेश्चन जो 11 से लेकर 20 तक आएगा, ये भाषा और बोली से आएगा। हमने कहा ना, इसमें आपको वो सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे जो हिंदी में हैं। तो आपको सारी प्रैक्टिस यहाँ पे होगी। चलिए देखते हैं, फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। चलिए 11वें का बताइए। तो फर्रुखाबाद जो होता है, फर्रुखाबाद में ये कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बोली जाती है कन्नौजी। फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अपभ्रंश में नगर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किया है? देखो अपभ्रंश जो था, अपभ्रंश में नगर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किया था? मार्कंडेय, देवराज, हेमचंद्र, उपयुक्त उक्त सभी। देखिए इसका भेद किसने दिया था? तो आपको 12 का आंसर बताना है। तो 12 का हो जाएगा मार्कंडेय। मार्कंडेय जो विद्वान थे, उन्होंने अपभ्रंश में नगर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद प्रस्तुत किया था, दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया? इंदौर और उज्जैन ये कहाँ पे है? एमपी में है। इंदौर और उज्जैन कहाँ पे? एमपी में। उज्जैन में देखिए कुंभ मेला भी लगता है। ठीक है, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? मारवाड़ी है, मालवी है, अवधी है कि बुंदेली है? चलिए 13 का बताइए। तो इंदौर और उज्जैन की बोली को क्या बोलते हैं? तो इंदौर और उज्जैन की बोली को बोलते हैं मालवी। कौन सी बोली बोलते हैं? तो मालवी बोली बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी।
अगला चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, कवितावली। जो कवितावली है, तुलसीदास जी ने जो कवितावली लिखा हुआ है, यह किस भाषा में रचित है? ये ब्रज भाषा में रचित है। कवितावली किस भाषा में रचित है? तो कवितावली जो होता है वह ब्रज भाषा में रचित है। अब देखिए, कवितावली भी ब्रज भाषा में है, क्या विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है? हाँ, विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में है। गीतावली, गीतावली भी ब्रज भाषा में है। इसका मतलब क्या है, तुलसीदास ने कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ये तीनों ही ब्रज भाषा में लिखा है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ हो जाएगा डी। तो कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली तीनों ही ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। अब पूछता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बांदा व चित्रकूट में बोली जाने वाली बोली है, मतलब बांदा और चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांदा और चित्रकूट में बघेली बोली बोली जाती है। देखिए अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पश्चिमी हिंदी की बोली थी, और बांदा व चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भोजपुरी कहाँ की प्रमुख बोली है? देखिए आरआरबी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, भोजपुरी कहाँ की प्रमुख बोली है। देखिए आप कहेंगे 2016 में हिंदी कहाँ से, कुछ चीज़ें ये जनरल नॉलेज की भी आ जाती हैं। ठीक है, देखो भोजपुरी कहाँ की प्रमुख बोली है, जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है। तो भोजपुरी कहाँ की बोली है? उत्तरांचल की है, पूर्वांचल की, पश्चिमांचल की, इनमें से कोई नहीं है। तो भोजपुरी जो बोली जाती है वह 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्वांचल साइड में, पूर्वांचल साइड में क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। और बिहार तो भोजपुरी का एकदम गढ़ ही माना जाता है। बिहार क्या होता है, भोजपुरी का पूरा ही गढ़ ही माना जाता है। तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी की प्रमुख बोली कहाँ है? पूर्वांचल में। ठीक है, 2016 में पूछा गया है। पाली किस धर्म की भाषा है? देखिए ये भी जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है देखा जाए तो। और पाली किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, सिख धर्म की, मुस्लिम धर्म की? चलिए बताइए। तो पाली जो होता है, पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। गौतम बुद्ध ने अपने सारे के सारे उपदेश पाली भाषा में दिए हैं, जबकि जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी ने अपने सारे के सारे उपदेश जैन धर्म, देखिए जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी ने अपने सारे के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनाई गई हैं? अभी तक आप देखते हैं फिल्में, तो किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनाई गई हैं? 18 में देखिए, तो भोजपुरी, भोजपुरी में बहुत ही ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं। देखिए आप कहेंगे हिंदी, देखिए अब इतने मगही भोजपुरी, मैथिली, ब्रज, अब ये 4 में पूछा गया है। अगर इसमें हिंदी होता तो हिंदी को मारते, लेकिन इसे 4 में पूछा गया तो 4 में हम मारेंगे भोजपुरी को। किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनाई जाती है? भोजपुरी में। ठीक है, भोजपुरी में वैसे भी ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है। आप देखते हैं छोटे चैनल पे, बड़े चैनल बहुत कम ही दिखता है, लेकिन छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादातर भोजपुरी में लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उन्नाव रायबरेली ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है? उन्नाव और रायबरेली ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है? देखो उन्नाव और रायबरेली ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है, भोजपुरी की, अवधी की, बुंदेली बोली जाती है। तो चलिए 19 का क्या हो जाएगा? 19 को हो जाएगा बी। उन्नाव और रायबरेली में भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, गोरखपुर एवं आजमगढ़ में किस बोली के क्षेत्र हैं? गोरखपुर और आजमगढ़ में किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये हमें बताना है कि गोरखपुर और आजमगढ़ में किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी के हैं कि भोजपुरी के हैं कि बुंदेली के हैं कि छत्तीसगढ़ी के हैं? जल्दी से बताइए, 20 का जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा गोरखपुर एवं आजमगढ़, ये यहाँ पे जो बोली जाती है वो बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, ये कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है, गोरखपुर एवं आजमगढ़ में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया भाषा और बोली। अब आपका नया टॉपिक से क्वेश्चन, वो क्या है? विलोम से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प चुनना है। यहाँ हमें विलोम बताने हैं, 10 क्वेश्चन विलोम के लाए हुए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए साहचर्य का विलोम शब्द है, साहचर्य का क्या होगा? UPRO ARO प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा?
वैमनस्य असहयोग, देखो सहयोग का असहयोग होता है, ठीक है। अलगाव किसका होता है, अलगाव, साहचर्य, विनियोग, ठीक है। चलिए बताइए 21 का क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से जल्दी आप 21 का बताइए। 21 साहचर्य, साहचर्य का मतलब किसी के साथ में, साहचर्य मतलब किसी के साथ में, और साहचर्य साथ में का क्या होगा, अलगाव, क्या हो जाएगा, अलगाव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। साहचर्य का क्या क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसिप्त का विलोम शब्द है, इसिप्त का विलोम शब्द है, तो हमें ये बताना है कि इसिप्त का विलोम शब्द क्या है। तो चलिए बताइए इसिप्त का विलोम शब्द क्या है। अभिसिप्त, अनिसिप्त, परिसिप्त, सुनिसिप्त। इसिप्त का विलोम शब्द क्या है, तो 22 का बताइए, जल्दी से बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा। इसिप्त का विलोम शब्द हो जाता है अनिसिप्त, अनिसिप्त, ऑप्शन नंबर बी। इसिप्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनिसिप्त, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, सृष्टि, सृष्टि कहते हैं सृष्टि, सृष्टि का व्यष्टि होगा, समष्टि होगा, प्रलय होगा, विसृष्टि होगा। चलिए बताइए सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। सृष्टि कहते हैं सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, सृष्टि। और प्रलय, सृष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रलय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सृष्टि का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो सृष्टि का विलोम क्या है, प्रलय। सृष्टि का निर्माण करना, प्रलय मतलब डूब जाना, ठीक है। अगला दिए स्वजाति का विलोम शब्द क्या है, स्वजाति स्वयं की जाति का, स्वजाति का विलोम शब्द क्या है। तो 24 का बताइए, स्वजाति का विलोम शब्द है विजाति, ठीक है। स्वजाति का विलोम शब्द है विजाति, स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा, विजात, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी स्वजाति का विलोम विजात है। यूपी आर ओ आर ओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए अगला देते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 25 नंबर हमें बताना है, इसमें कुछ उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा, उद्यम, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा। तो उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं, आलस्य। देखो उद्यमी होते हैं, उद्यम मतलब, उद्यम का मतलब होता है मेहनती लोग, भाई उद्यमी जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, लेकिन आलस्य क्या होता है, आलस्य को आप पता ही है। तो उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा, उद्यम का विलोम शब्द होगा आलस्य, क्या हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा। अगला देखिए 26 में, देखिए जल्दी जल्दी बताइए 26 का क्या हो जाएगा। 26 में विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा, विस्तृत, विस्तृत मतलब होता है विस्तार से, देखो विस्तृत का विलोम शब्द होता है विस्तार में, और विस्तृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विस्तृत का विलोम शब्द हो गया संक्षिप्त, विस्तृत का विलोम हो जाएगा संक्षिप्त, ठीक है। चलिए अगला देखिए विलोम है विस्तार, विस्तृत का संक्षिप्त, संक्षेप भी हो सकता है, ठीक है। तो संक्षेप हो सकता है, लेकिन संक्षेप नहीं, ये अगर अगर ये दिया गया है तत्सम में तो ये भी तत्सम, ये तद्भव में तो ये भी तद्भव, मतलब जिस लैंग्वेज, अवधि में तो अवधि में, हिंदी में हिंदी में, मतलब जिस शब्द में विलोम पूछा जाता है उसी शब्द में उसका आंसर भी दिया जाता है। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा, चलिए विस्तार, विस्तार का विलोम शब्द लघु होगा, लघु मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब भी छोटा, विस्तार का मतलब छोटा का मतलब छोटा ही, संक्षेप मतलब भी छोटा। तो विस्तार का क्या हो जाएगा, देखो छोटा बड़ा क्या होगा, नहीं होगा। विस्तार का क्या हो जाएगा, 27 का 27 का आंसर हो जाएगा डी, विस्तार का हो जाएगा संक्षेप, विस्तार का क्या हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होता है लोग, सूक्ष्म बाद छोटा, लघु, लघु सूक्ष्म, ठीक है। विस्तार का ना तो लघु होगा ना तो छोटा, क्योंकि छोटा बड़ा का होता है, विस्तार का हो जाएगा संक्षेप। चलिए अगला देखते हैं। विवाद का विलोम शब्द क्या होगा, विवाद, विवाद का मतलब झगड़ा, विवाद का क्या होगा, संवाद होगा, प्रतिवाद हो, निर्विवाद होगा कि वाद होगा। 28 का जल्दी से बताइए, 28 का क्या होगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवाद का क्या होता है, निर्विवाद होता है। विवाद होना, निर्विवाद, जहाँ विवाद ना हो। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, होगा अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा। 29 में जल्दी से बताइए, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल मतलब उल्टा, अनुकूल मतलब उसी हिसाब से, ठीक। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, विपरीत, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, कृतज्ञ, जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ होता है, जो उपकार को नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कृतज्ञ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ होता है, जो उपकार को नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं।
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन, रस संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो रस का क्वेश्चन आ गया है, 10 क्वेश्चन रस के हैं। चलिए इसको भी जल्दी सॉल्व करते हैं। इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? अनुभाव, ठीक है, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा? तो अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता ग्लानि। क्या नहीं आता है? तो ग्लानि नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो ग्लानि नहीं आता है। ठीक है, अगला चलिए। तो स्वेद, रोमांच और अश्रु ये तीनों ही अनुभाव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अनुभाव करने के लिए ग्लानि अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला देखते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उर में आलोकित सत विचार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 32 में, चलिए बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? संयोग श्रृंगार रस है कि हास्य रस है कि रौद्र रस है कि वात्सल्य रस है? तो चलिए बताइए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है, ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उर में अलौकिक सत विचार, तो इसमें जो है संयोग, ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उर में अलौकिक सत विचार, हमारे विचार, तो इसमें क्या संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वात्विक अनुभवों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वात्विक अनुभवों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आंसर बताइए। स्वात्विक अनुभवों की संख्या जो मानी गई है वो 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? स्वात्विक अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है, भरत मुनि अनुभवों की संख्या कितनी मानी गई है? देखो स्वात्विक अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है, लेकिन भरत मुनि अनुभवों की संख्या कितनी मानी गई है? 34 में बताइए। संचारी भाव, अनुभाव, रौद्र और शांत, कितनी नहीं की जगह किसको मानी गई है? भरत मुनि ने अनुभवों की संख्या किसको माना है? तो चलिए 34 का बताइए। 34 का बताइए क्या हो जाएगा? भरत मुनि ने अनुभवों की संख्या, ठीक है, ये आंसर आपका गलत दिया हुआ है। 34 का जो आंसर, देखो पूछा क्या, भरत मुनि अनुभवों की संख्या कितनी मानी है, अनुभव की संख्या कितनी मानी है? तो यहाँ पे आंसर गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अनुभव की संख्या 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आंसर ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर। किलक अरे मैं नेह निहारो, इन दांतों पर मोती वारो, वात्सल रस, रौद्र रस, भयानक रस, हास्य रस। जहाँ छोटे छोटे बच्चों का वर्णन किया जाए, माँ के प्रेम की ममता का वर्णन किया जाए, वहाँ पे कौन सा रस होगा? वहाँ पे वात्सल रस होगा। वहाँ पे कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। किलक अरे मैं नेह निहारो, इन दांतों पर मोती वारो, ये श्री कृष्ण जी के, जो बचपन में जो श्री कृष्ण जी थे उनके, उनका ही वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 36 से चल, देखो 5 क्वेश्चन रस के थे, अब 5 क्वेश्चन आपके छंद के हैं। और छंद के कौन कौन से क्वेश्चन हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, छंद कितने प्रकार के होते हैं? हमें ये बताना है छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंद 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 या 5, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 36 का आंसर आपको बताना है। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वाणिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, ये 3 प्रकार के आपके छंद होते हैं। 13 और 9 की यदि पर 22 मात्रा किस मात्रिक छंद की विशेषता है? ठीक है, 13 और 9, देखो ये जो यति होता है, यति का मतलब होता है जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं, बीच में सांस लेने के लिए जहाँ रुकते हैं, जहाँ थोड़ा सा कॉमा होता है, उसी को यति बोला जाता है। तो पूछा है 37 नंबर क्वेश्चन में कि 13 और 9 की यति पर 22 मात्रा किस छंद, मात्रिक छंद की विशेषता है? तो ये है आपका 37 का। 37 में क्या है होगा? ऑप्शन नंबर सी, लावनी होगा। क्योंकि लावनी जो होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो 13 पे जाके आप सांस लेंगे, 13 मात्रा पे, और 9 मात्रा के बाद फिर आप सांस लेंगे, अर्थात 13 और 9 के बीच में यति लगा रहता है। ठीक है, 13 और 9 मात्रा के बीच में यति रहता है। चलिए देखिए 38 का। मूक होई वाचाल पंगु, चढ़े गिरिवर गहन, जा सुकृपा सो दयाल, द्रबहु सकल कलिमल दहन। 38 में आपको बताना है कि ये दोहा है, चौपाई है, सोरठा है या बरवे है? चलिए इसमें बताइए क्या है? दोहा है कि चौपाई है कि सोरठा है कि बरौवे है? चलिए हम नीचे की लाइन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मात्रा होती है। कितनी मात्रा है? चलिए यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 2 1, तो 2 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 1 9 1 10। ठीक है,
कहाँ पे, 1 2 2 2 1 और 2 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 9 2 11 1 12 1 13, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं किस में होती हैं, सोरठा में होती है। किस में होती है, सोरठा में होती है। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं किस में होती है, सोरठा में होती है। नहीं पता तो यहाँ देखियो, मूक 2 1 3 3 2 5 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 1 13 पंगु, मुँह कोई वचाल पंगु। ठीक है, तो 13 13 मात्रा पहले और तीसरे में 13 13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्रा, ये सोरठा में होता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। दोहा और रोला के क्रम में मिलने पर कौन सा छंद बनता है। दोहा और रोला को जब हम मिला देते हैं तो कौन सा छंद बनता है। हर गीत क्या बनता है, कुंडलियाँ बनता है, सवैया बनता है, बरवे बनता है। 39 का जल्दी से बताइए, 39 में क्या बनेगा, 39 में बनता है कुंडलियाँ। दोहा और रोला को जब मिला देंगे तो बनेगा क्या, कुंडलियाँ। ठीक है, और कुंडलियाँ जो होता है ये विषम मात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है, विषम मात्रिक छंद होता है। इंद्रव्रजा और उपेंद्रजा के मेल से कौन सा वाणिक छंद बनता है। इंद्रव्रजा और उपेंद्रजा के मेल से कौन सा वाणिक छंद बनता है। तो चलिए 40 का बताइए, 40 में क्या कौन सा उपजाति बनता है, शालिनी बनता है, मालिनी बनता है, त्रोटक बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपजाति हो जाएगा। आपको रस छंद के क्वेश्चन थोड़े कम समझ में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है वो थोड़ा हार्ड लिया गया है, थोड़ा एसआई लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। दूसरी चीज़ है, जब हम इसको आपको पढ़ाएंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि हमें कितना आता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 41 से 50 तक तत्सम और तद्भव दिए गए हैं, तत्सम तद्भव बताना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो तद्भव तत्सम, टकसाल का तत्सम रूप है, टकसाल का तत्सम रूप क्या है। तो 41 का जल्दी से बताइए। टकसाल का तत्सम रूप है टंकसाला। क्या होता है, टंकसाला। टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है, टंकसाला। क्या होता है, टंकसाला। देखो टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्कों की छपाई किया जाता है, जहाँ पे सिक्कों को बनाया जाता है उसको टकसाल कहते हैं हिंदी में, और या तद्भव में, और तत्सम में उसको टंकशाला कहते हैं। आकार्य का, चलिए देखिए आकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है, आकार्य का तद्भव रूप क्या है। तो आकार्य का जो तद्भव रूप है वह हो जाएगा क्या, आकाश। क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आकार्य का आकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है, वह हो जाएगा आकाश हो जाएगा। चलिए 43 में, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। इनमें से तत्सम शब्द भैंस है, 12 है, सच है, पद है। चलिए बताइए 43 का। 43 में हमें ये बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो पद है, पद कहते हैं, पद, पद मतलब पैर। ठीक है, तत्सम शब्द क्या है, पद है। चलिए अगला देखते हैं 44 का। देवर का तत्सम रूप है, देवर। देवर का तत्सम क्या है, द्विवर होता है, दुभर होता है, दुर्भर होता है, द्वितीय वर होता है। तो 44 का बताइए, देवर का तत्सम रूप क्या है। देवर का तत्सम रूप जो होता है वो होता है द्विवर। क्या होता है, द्विवर। द्विवर को ही देवर कहते हैं। चलिए अगला देखिए 45 नंबर। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है। अखरोट, अखरोट का तत्सम की, अछवाट है, अछो है, अछरोट है, असरोट है। चलिए जल्दी से बताइए 45 का। 45 में जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 45 का क्या हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा। अखरोट का होता है अछोट होता है। क्या होता है, अछोट होता है। यहाँ पे लिखा नहीं, अछोट, अछोट। अखरोट का अछोट होता है। क्या होता है, अछोट होता है, अछोट होता है। ठीक है, अखरोट का अछोट होता है। तो अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। चलिए इसमें से हमें बताना कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ देखिए, अग्नि का आग होता है, घोटक का घोड़ा होता है, तो घट मतलब घड़ा होता है, मोती, मोती हमारा क्या है, तत्सम नहीं, मोती हमारा कैसा है, तद्भव है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से एक शब्द तद्भव रूप है। चलिए इनमें बताइए, इसमें कौन सा एक शब्द तद्भव है, बाकी सारे के सारे तत्सम। स्कंद, देखिए यहाँ पे आधा आ रहा है, ना आ रहा है, धा आ रहा है, ये नहीं होगा। अंधकार, ये भी नहीं होगा। कपास, ये भी नहीं होगा। तो चलिए तद्भव पूछा, दिन। दिन क्या है हमारा, तद्भव। ये किसका तद्भव, दिवस का। दिवस का क्या होता है, दिन होता है। दिवस हमारा क्या होता है, दिवस हमारा 47 में देखिए, 47 में जो हमारा दिवस होता है वो क्या होता है। दिवस जो होता है वह हमारा तत्सम होता है, तद्भव होता है। थोड़ा ध्यान से देखिए, दिवस हमारा तद्भव होता है, तत्सम होता है।
दिवस हमारा जो होता है, दिवस जो होता है वह हमारा क्या होता है, वह हमारा तद्भव ना होकर के वह क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज है। दिन और दिवस, दिन और दिवस, तो पूछा है तद्भव रूप क्या है, तद्भव रूप क्या होगा, दिन होगा कि दिवस होगा, चलिए बताइए, सोच के बताइए। तो तद्भव, दिन का जो तद्भव होगा, दिन और दिवस, दिवस जो होता है वह हमारा होता है, क्या होता है, वह हमारा क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, ध्यान देना सही क्या है, अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। जो दिवस होता है, क्या होता है, दिवस, दिवस जो होता है ये हमारा तद्भव होता है, क्या होता है, तद्भव होता है। और दिन जो होता है ये हमारा तत्सम होता है, तत्सम होता है, क्या होता है, तत्सम होता है। दिन हमारा क्या होता है, तत्सम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा, क्योंकि दिन जो होता है, दिन एक प्रकार से तत्सम शब्द है, दिन एक प्रकार से तत्सम शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। कपास जो होता है वह आपका क्या होता है, वह आपका तद्भव शब्द है, कपास आपका तद्भव शब्द है। और यहाँ पे जो दिन दिया था, दिन आपका तत्सम शब्द है, और दिवस आपका कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो 48 नंबर चलिए देखते हैं, 48 नंबर का क्या होगा। अब 48 नंबर का, तो पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो पलंग शब्द का हमें तत्सम रूप बताना है, क्या हो गया, पलंग शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा पर्यंक। पर्यंक क्या होगा, वो पलंग शब्द का तत्सम रूप हो जाए पर्यंक, पर्यंक का पलंग। पलंग क्या है, पलंग हमारा तद्भव है, और पर्यंक हमारा क्या है, तत्सम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। खंडहर शब्द, खंडहर का तत्सम रूप है, खंडहर, खंडहर का तत्सम बताना है। 49 का चलिए बताइए, खंडहर, खंडघर, खंडगृह, खंडहर, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। खंडहर का तत्सम शब्द है खंडगृह। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तत्सम शब्द क्या है, तीर्थ है, क्या है, तीर्थ। तीर्थ का तत्सम, तत्सम तीर्थ है, और तद्भव तीरथ होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तद्भव हमारा क्या होता है, तीरथ होता है। चलिए पर्यायवाची बताना है। हाथी का पर्यायवाची है, यूपी टेट एग्जाम 2013 में पूछा गया, हाथी का पर्यायवाची है, निम्न में से हाथी का पर्यायवाची क्या है, कुरंग, कुंजर, कलाहंस, कैहरी। चलिए बताइए 51 का, 51 का जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। तो हाथी का पर्याय है कुंजर, क्या होता है, कुंजर होता है, हाथी का पर्यायवाची कुंजर होता है। निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी रात्र का पर्यायवाची नहीं, इसमें हमें बताना है कौन सा रात्र का पर्यायवाची नहीं। छपा, सरवरी, शासक, यामिनी। चलिए बताइए 52 का, 52 का क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 52 का क्या होगा। तो रात्र का पर्यायवाची नहीं है, वो शासक होता है। ठीक है, शासक, शासक जो होता है वह रात्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 53 का, तरणि का पर्यायवाची शब्द है तरणि, तरणि मतलब सूर्य होता है, नाम होता है, युवती होती है, नदी होती है। 53 का जल्दी से जल्दी बताइए, 53 का क्या हो जाएगा। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए बताइए 53 का। 53 का, तरणि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तरणि, तरणि मतलब होता है सूर्य, तरणि मतलब होता है क्या, नदी। तरणि का मतलब होता है सूर्य होता है, और तरणि मतलब क्या होता है, नदी होता है। तरण और तरणि में अंतर है, तरणि मतलब सूर्य और तरणि मतलब नदी। सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है, इसमें से हमें बताना है कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य भी होता है, दिवाकर भी होता है, अंशुमाली भी होता है, लेकिन सुधांशु जो होता है यह आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का पर्यायवाची क्या है, अनुपम का अद्वितीय होता है। अनुपम मतलब क्या होता है, अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय, क्या हो जाएगा, अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। चलिए, बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा है जो बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए बताइए, ऋतुपथ, ऋतु का पति ही होता है। कुसुमाकर, मधुमास, ये भी होता है। कांतार, क्या कांतार, क्या कांतार बसंत का पर्यायवाची है, तो नहीं है, कांतार बसंत का पर्यायवाची नहीं है।
ठीक है, कांतार बसंत का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला 57, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कहने का मतलब त्रुटिपूर्ण है। वेश्या मतलब 3 ऐसे हैं जो वेश्या के पर्यायवाची हैं और एक वेश्या का पर्यायवाची नहीं है। गणिका होता है, कुलटा होता है, वारांगना होता है, एक रंडी होता है। चलिए 57 का, जिसको हम एक आम बोलचाल में भी लोग बोलते हैं। तो जो वेश्या का पर्यायवाची होता नहीं है, तो वेश्या का पर्यायवाची नहीं, कुलटा जो होता है वो वेश्या का पर्यायवाची नहीं होता है, कुलटा। ठीक है, उल्टा जो होती है वो वेश्या की पर्यायवाची नहीं है। जैसे गणिका होती है, वारांगना होती है और रंडी होता है, ये सब वेश्या की पर्यायवाची, लेकिन कुलटा जो होता है वह वेश्या की पर्यायवाची नहीं होती। कुलटा मतलब नीच औरत, और ज़रूरी नहीं कि जो नीच औरत हो कुलटा है वो वेश्यागिरी करे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी, ठीक है, सरस्वती होती, लक्ष्मी होती, गंगा होती, यमुना होती है। कालिंदी 58, कालिंदी का पर्यायवाची देखो, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, तो कालिंदी जो होता है वो यमुना का पर्यायवाची। किसका है, तो यमुना का है। यमुना नदी का पर्यायवाची कालिंदी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। घोड़ा है, घोटक है, कटक है या है। ठीक है, घोड़ा होता है, ठीक है भी करते हैं, हाँकते भी है करके, इसलिए यह भी क्या होता है, घोड़े का होता है। घोटक मतलब घोड़ा होता है, लेकिन कटक मतलब घोड़ा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला पूछा है, क्या पूछा है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। मीन मतलब क्या होता है, मछली होती है। मीन मतलब क्या होता है, 60 का, जल्दी से बताइए, 60 का मीन मतलब क्या होता है, मछली। तो मीन का पर्यायवाची क्या होती है, मछली होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो पर्यायवाची हो गए। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए। क्या है, एक शब्द बताना है, अनेकार्थी नहीं है, एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है। जो ना ही बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा हो, ये वह क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं समशीतोष्ण। क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण। जो ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, उसको बोलते हैं समशीतोष्ण। चलिए यूपी टेट एग्जाम 2013 में पूछा गया है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। बहुत अधिक जो बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, वाचाल कहते हैं, वक्ता कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 62 का हो जाएगा डी। जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, जो ज़्यादा बकबक करता है उसको वाचाल कहते हैं। मृदुभाषी जो मीठी भाषाएं बोलता है, मितभाषी जो कम भाषाओं को बोलता है। ठीक, चलिए, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है, जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मत हो, निर्मत मतलब कोई मत ही ना हो, जिसका मन केंद्रित हो। 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर बी। अन्य मनस्क मतलब अन्य मतलब दूसरे के मनस्क के मन हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसको अन्य मनस्क बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो, अभी विलोम में भी यही शब्द आया गया था कि जो किए गए उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ बोलते हैं, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कृतघ्न बोलते हैं। दोनों में फर्क है, ये विलोम में भी आया था, रेलवे एग्जाम 2004 में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, मोक्ष की कामना करने वाला, जो मोक्ष की कामना करता है उसको मोक्ष कामी कहते हैं, मौक्तिक के कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षी कहते हैं। 65 का बताइए, जो मोक्ष की कामना करने वाला जो होता है वो मुमुक्षु होता है। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु होता है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सही होगा। दूध ही जिसका भोजन हो उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी, द्रव्याहारी, मांसाहारी, दुग्ध्याहारी। चलिए बताइए 66 का आंसर क्या होगा। जो दूध ही, देखो शाकाहारी का मतलब है जो दूध के साथ साथ चावल गेहूँ ये सारी चीज़ें खाता है, मांस को छोड़कर वो शाकाहारी होता है। मांसाहारी जो केवल मांस ही खाता है। द्रव्याहारी जो हमेशा द्रव्य ही का सेवन करता है। द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, ठीक है, द्रव नहीं, द्रव्याहारी का है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, वो ठोस द्रव गैस तीनों भी आ सकता है। लेकिन दुग्ध्याहारी होता है जो दूध का भोजन करता है, केवल दूध ही जिसका भोजन है उसको दुग्ध्याहारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। आजान बाहु,
अजान बाहु उसे कहते हैं मतलब जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, घुटनों तक लंबी होती हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसको अजान बाहु कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अजान बाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको बोलते हैं अजान बाहु। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसको बोलते हैं सार्वभौमिक। मतलब भौमिक, भूम तो है ही लेकिन सार्वभौमिक, सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वभौमिक कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको कहते हैं मृत्युंजय। कहते हैं मृत्युंजय महामंत्र करवाइए। मतलब जिसने मृत्यु को जीत लिया, शंकर जी ने मृत्यु को जीत लिया था इसलिए उनके नाम पर मृत्युंजय जाप किया जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। ठीक है, अगला के चलिए। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्त को सोच ले उसे क्या कहते हैं? जो जल्दी ही, ठीक है, जो शीघ्र ही, ज़्यादा टाइम ना लगाए सोचने में, जो शीघ्र ही किसी बात या कोई प्लान उसके दिमाग में आ जाए उसको क्या कहते हैं? सहमत कहते हैं, व्युत्पन्न मत कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं, या सम्मत कहते हैं। तो 70 का बताइए, 70 का क्या हो जाएगा? 70 का हो जाएगा सी, प्रति उत्पन्न मत, जिसका तुरंत, प्रति तुरंत ही जिसका मत उत्पन्न हो जाए, तुरंत ही जिसका दिमाग काम करने लगे, तुरंत ही जो बातें सोच ले उसको प्रति उत्पन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है? आपको 71 से लेकर 80 तक संधि विच्छेद दिया गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको सारे के सारे टॉपिक करवा दे रहे हैं, चाहे वो संधि हो, चाहे समास भी आएगा आपका, रस छंद अलंकार, तत्सम तद्भव, सारे टॉपिक हम 100 क्वेश्चन में करवा दे रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। यूपी टेट में पूछा गया है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा तो बताना है। तो अभिन्न का क्या हो जाए? अभित धन न, अभित धन न क्या हो जाए? अभिन्न हो जाएगा। त थ द ध न, अभित धन न बराबर क्या हो जाएगा? अभिन्न हो जाएगा। ये जो दिया गया है ये कौन सा संधि है? तो ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। यूपी टेट में पूछा गया, तो आप लोग ये दिमाग बिल्कुल सोचिए कि यूपीएसआई यूपीपी में, तो यूपीपी में इससे बहुत सरल पूछा गया, एसएससी जीडी में इससे बहुत सरल पूछा गया, लेकिन यूपीपी का लेवल का ये क्वेश्चन है। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभित धनम न, ठीक है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह यण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? यण संधि है। यण स्वर संधि है। देखो स्वर संधि है लेकिन स्वर में भी कौन सी संधि है? तो यण संधि है। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतः धन एव, अतः धन एव बराबर अतएव होता है, यह विसर्ग संधि है। अतः धन एव बराबर अतएव होता है, यह विसर्ग संधि है। यहाँ आप देखिए पीछे विसर्ग भी लगा हुआ है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तत् धन लीन, तत् धन लीन क्या हो जाए? आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तत् धन लीन, तत् धन लीन बराबर तल्लीन हो जाए तत्। ठीक है, यहाँ पे त के नीचे क्या हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन, क्योंकि व्यंजन संधि में ही जब तोड़ते हैं तो जो पहला शब्द होता है उसका जो आखिरी वर्ण होता है उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। ये केवल व्यंजन संधि में ही होता है। तत् धन लीन बराबर तल्लीन। 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 में देखिए, अनुधन ऐषणा बरा अन्वेषणा। देखिए अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है, देखिए पुलिस कहते हैं अन्वेषण करना, अन्वेषण का मतलब जांच करना। ठीक है, जब आप एफआईआर लिखवाते हैं तो पुलिस अन्वेषण करती है, अर्थात पुलिस जांच करती है। ठीक है, घटनास्थल की जांच करती है। तो 75 में आपको बताना है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन ऐषण क्या हो जाएगा? अनु मतलब, ठीक है, अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह भी आपका यण संधि है। ठीक है, यण स्वर संधि है। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। जगतनाथ में क्या? जगत धन नाथ। देखिए जगतनाथ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा जगत धन नाथ। क्या हो जाएगा? जगत, जगत धन नाथ। ठीक है, जगत धन नाथ। देखिए जगह कम है, जगत धन नाथ। ठीक है,
जगत धन नाथ तो बराबर क्या होगा, जगन्नाथ हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने के बाद बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ता के नीचे हमने हलंत लगा दिया, जैसे ही हलंत लगाया वो कौन सी संधि बन जाएगी, व्यंजन संधि बन जाएगी। कौन सी संधि बन जाएगी, व्यंजन संधि बन जाएगी। इसका मतलब 76 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो जगन्नाथ में जो संधि है वह है आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 77 नंबर देखिए, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या है, यूपी टेट। ठीक, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या है, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या है, तो जल्दी से बताइए उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत धन डैनम, उद त थ द उद, उद उद धन डैनम। ठीक, उद धन डैनम बराबर उड्डयनम, उड्डयनम। द के नीचे हलंत, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन। कैसे टूटा, किस तरीके से टूटा, क्या नियम है, ये सारे के सारे नियम हम आपको संधि में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगला दे, शु धन आगतम धन स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा। चलिए 78 का बताना है, इको यणच सूत्र इसमें लागू होगा। शु धन आगतम बराबर स्वागतम, इको यणच मतलब ये यण संधि है। ये कौन सी संधि है, ये यण संधि है। ठीक है, स्वागतम देखो वह है, वह के पहले का अक्षर आधा है, और जहाँ पे ऐसे या वह और ये रा होता है, ठीक, उड़ंकुरा होता है, तो यह वह और पहले का शब्द जहाँ पे आधा होता है तो वहाँ पे हमेशा ही कौन सी संधि होती है, वहाँ पे यण संधि होती है। चलिए अगला देखिए 79 का, विष्णुवे का संधि विच्छेद क्या है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए विष्णु धन ए, विष्णु धन ए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यूपी टेट, यूपी पीजीटी में पूछा गया, टीजीटी नहीं पीजीटी में पूछा गया। ठीक है, यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद है, जगत धन ई, जगत धन ईस बराबर जगदीश, जगत ता के नीचे हलंत होना चाहिए है, जगत धन ईस बराबर जगदीश। 80 का ऑप्शन नंबर बी, और यह एक व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन के नीचे देखिए यहाँ हलंत लगा हुआ है। चलिए अगला देखिए, यहाँ समास दिया गया है, चलिए बताना है। लंबोदर का उदाहरण है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है, तो लंबोदर जो उदाहरण है, जल्दी जल्दी आंसर थोड़ा दीजिएगा। लंबोदर जो उदाहरण है वो बहुब्री समास का है। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, लंबोदर का उदाहरण क्या है, बहुब्री समास। बहुब्री समास का उदाहरण लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश को बोला जाता है। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, राजा रानी है, पीताम्बर है, त्रिभुवन है, भूदेव है, तो त्रिभुवन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पहला शब्द होता है वह संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन है। ठीक है, अनायास में कौन सा समास है, अनायास में नए समास है, नंज समास है। ठीक है, नंज समास है अनायास में, जहाँ अना हो मतलब निगे नकारात्मक जहाँ पे वाक्य आ जाए, पहले उपसर्ग के रूप में जुड़ जाए, वहाँ पर नए समास होता है। ठीक है, ये समास का जो होता है नकारात्मक का ये बोध कराता है। गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में चलिए बताइए, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है। गौशाला में आपका तत्पुरुष समास है, क्योंकि गौशाला का जब हम संधि विच्छेद करें, सॉरी समास विग्रह करेंगे, तो गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला मतलब गाय के लिए शाला का मतलब घर, गाय के लिए जो घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गौशाला बोलते हैं, और ये हमारा तत्पुरुष समास है। नवग्रह में कौन सा समास है, देखिए पहला शब्द क्या हो गया, पहला शब्द यहाँ पे क्या हो गया, पहला शब्द नौ, नौ क्या है, हमारा संख्या है, और संख्यावाची किस में उदाहरण आता है, द्विगु समास में। तो नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह में द्विगु समास है। चलिए विद्यार्थी में कौन सा समास है, जल्दी से जल्दी बताइए, विद्यार्थी में कौन सा समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। विद्यार्थी में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, सप्तर्षि में कौन सा समास हो जाएगा, सप्तर्षि में, सप्तर्षि महर्षि। ठीक है, इसमें कौन सा समास है, चलिए बताइए, 87, 87 87। ठीक है, सप्तर्षि में समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु है। चलिए बताइए 87 जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा सप्तर्षि, देखो सप्तर्षि में 7 आ रहा है, 7, और पहला संख्यावाची, तो तुरंत ही द्विगु समास। जिसमें पहला शब्द संख्यावाची तुरंत ही द्विगु समास, बिना सोचे समझे मार दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्री और द्विगु दोनों दिया है तो ध्यान से पढ़ के मारिए। क्या क्या जो चीज़ यहाँ पे दिया है वो विश्व में एक ही, अगर एक ही है तब तो बहुब्री मार दीजिए, अगर अनेक हैं तो द्विगु मार दीजिए, ये चीज़ ध्यान देना।
यथारुच में समास है, यथारुच में पहला शब्द अव्यय है, यथारुच में पहला यथा जो है वह अव्यय है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, राजकुमार राजा का कुमार, ठीक है। आजन्म, हमने पहले ही बताया कि जिस समास में पहला शब्द क्या होता है, उपसर्ग लगा हो और वह क्या होता है, अव्यय होता है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ आजन्म में आप देखिए, जन्म तो ठीक है, लेकिन आ यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है और आ उपसर्ग है और आ हमारा एक प्रकार से अव्यय भी है, तो इस आजन्म को हम कौन सा समास बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। ठीक है, जितने उपसर्ग होते हैं और जिनका अर्थ, उपसर्ग जितने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अव्ययी भाव होते हैं। ठीक, अव्यय कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, जितने हमारे उपसर्ग हैं वो सारे के सारे अव्यय भी कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पे जन्म के आगे उपसर्ग लग गया, आ उपसर्ग लग गया, तो इसलिए ये कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला देखिए। अनुदिसम में कौन सा समास है? 90। अनुदिसम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। अनुदिसम, अनुदिनम, अनुदिनम, देखो अनु 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 आगे आ रहा है, अनु आगे आ रहा है, आगे आने का मतलब अनु क्या है? एक प्रकार से उपसर्ग है। अनु, अभि, प्रति, यथा, भर, ये सारे के सारे हमारे उपसर्ग हैं और ये कौन से आगे आ रहा है? अनु उपसर्ग आगे आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा अव्ययी भाव समास हो जाएगा? अनु उपसर्ग आगे आ रहा है और इसी उपसर्ग को ही हम अव्यय बोलते हैं, तो एक प्रकार से ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, रचना और रचनाकार के नाम दिए हैं। रचना क्या है, कि मतलब कौन सी रचना किस रचनाकार ने लिखा है? चलिए बताइए। पहले 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जैनेन्द्र जी ने कौन सा एक उपन्यास लिखा था? पुनर पुनर पुनर्नवा, परख, सवा सदन। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा होगा? 91 का, जल्दी बताइए, जल्दी। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो जैनेन्द्र द्वारा रचित जो उपन्यास है वह है परख। कौन सा उपन्यास है? परख। परख उपन्यास जैनेन्द्र जी ने लिखा था। चलिए अगला बताइए। उर्वशी, उर्वशी जो हमारा है उसको किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, सुमित्रा नंदन पंत ने, निराला ने, या अज्ञेय जी ने लिखा था? तो बताइए उर्वशी, उर्वशी के सही रचनाकार कौन हैं? उर्वशी के सही रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी बताइए, उर्वशी के सही रचनाकार कौन है? ठीक है, उर्वशी के सही रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। 92, 92 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के सही रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुटक, कुटक के रचयिता हैं, कुटक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए, शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो कुटक के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यूपीएसआई 2001 में पूछा गया है, कुटक के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला चलते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो सदा सुखलाल ने किया था, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किया था, राजा शिव प्रसाद ने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। 94, 94 का हमें आंसर बताना है, क्या होगा? कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है? तो यह है कालिदास जी की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। लेकिन इसका हिंदी उन्होंने संस्कृत में लिखा था, लेकिन हिंदी में उसका अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। झरना एक काव्य संग्रह है के रचयिता हैं? झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मोहन लाला द्विवेदी हैं, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है? 95 का ऑप्शन नंबर सी, झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है कामायनी। ठीक है, कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जयशंकर प्रसाद जी की, कामायनी। चलिए अगला देखिए। अगला है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इसको किसने लिखा था? ये किसकी पंक्ति है? ये भी है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। रसखान जी ने लिखा था, तुलसीदास जी ने लिखा, बिहारी ने कि कबीरदास जी ने लिखा था? 96 का आंसर बताना। इसको तुलसीदास जी ने लिखा था। किसने लिखा? तुलसीदास जी ने इसको लिखा था। ये किसके ऊपर है? ये राम जी के ऊपर है। ठीक है,
परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ठीक है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भुजंग मतलब सांप। चलिए, सूरदास, कबीरदास, बिहारी दास, रहीम। 97 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? रहीम जी ने इस पंक्ति को लिखा है। चलिए, मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती के लेखक कौन है? तो मृगावती मंझन है, कुतुबन है, जावसी है, नूर मोहम्मद है। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबन। मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन है। कुतुबन ने मृगावती की रचना किया था। बंग महिला, बंग महिला का असली नाम क्या है? बंग महिला का असली नाम क्या था? तो बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। ऑप्शन नंबर बी। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। आलोक पर्व, चलिए 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो आलोक पर्व जो निबंध लिखा था वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए ऐसे ही 100 क्वेश्चन का खजाना जिसमें सारी की सारी हिंदी के सारे चैप्टर का निचोड़ हम भर के रोज़ाना लगभग लाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।